Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. मेरे प्यारे बच्चों, today we are going to finish the question number 141 to 160. 160 मतलब 20-20 क्वेश्चन हम इसमें डेली करते हैं और आज हम जो है वो 141 से लेके 160 तक के क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्विक करेंगे। जहाँ भी हमें ज़रूरत लगे कि एक्सप्लेनेशन करना है वहीं हम लोग एक्सप्लेनेशन के लिए जाएंगे, अदरवाइज हम लोग अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट इन सब में नहीं करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिजिकल एजुकेशन कैरिकुलम। इनमें से किसको सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट फिजिकल एजुकेशन के कैरिकुलम के रूप में देखा जाता है? प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर स्टडी, division of subject or study, putting educational philosophy into action, and none of the above. So right answer will be the putting educational philosophy into actions. और इसमें भी अगर आपको पूछ लेता है, एक फिलोसफी का नाम आता है, राइट? क्या करना है, आपने आंसर देना है कि वो पर्टिकुलर फिलोसफी कौन सी है जिसके संदर्भ को फिजिकल एजुकेशन के बेनिफिशियरी यूज के लिए यूज किया गया है, या फिर सबसे ज्यादा फिजिकल एजुकेशन को सपोर्ट कौन सी फिलॉसफी करती है। ठीक है, इसमें प्रेस्क्राइब्ड कोर्स सब्जेक्ट फॉर द स्टडी, तो फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, इसमें प्रैक्टिकली भी काफी आपको समझना होता है चीजों को बहुत अच्छी तरह से। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर द स्टडी करने से भी बहुत ज्यादा कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो जो एजुकेशनल फिलॉसफी है दैट केम इनटू एक्शन विल बी रियली रियली बेनिफिशियरी फॉर द फिजिकल एजुकेशन कैरिकुलम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, which of the following is the first facilitate the introduction of modern physical education in schools? तो ये कौन सी, ये नेशनल फिटनेस कॉर्प्स को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था। उसके बाद में ही, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे नेशनल प्लान फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन हो, राइट, चाहे वो एनसीईआरटी का सिलेबस हो, ये सारी की सारी चीजें बाद में आई हैं, सबसे पहले उसी को यूज किया गया था। which was the first institute in India to propagate the cause of indigenous physical education. इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा कॉज रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इंडिजीनियस फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती ने इसका इनिशिएटिव सबसे पहले लिया था, तो इसका इनिशिएटिव भी उन्हीं को जाना चाहिए, क्रेडिट भी उन्हीं को जाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, स्टोरेज ऑफ एटीपी इज। अच्छा, इस क्वेश्चन को कभी कभी गलत कर देते हैं लोग, प्लीज बी केयरफुल। एटीपी का स्टोरेज हमेशा मसल्स में ही होता है, राइट? अगर जहां तक एटीपी के एनारोबिक ब्रेकडाउन की बात करी जाए तो इसकी वजह से एक लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, और लैक्टिक एसिड को अगर एरोबिक एक्सरसाइज के थ्रू रिसाइकल करना हो तो लीवर फिर दोबारा से क्या करता है, इसका एटीपी का निर्माण कर देता है। तो ये प्रोसेस इस तरह से है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसका आंसर जो है वो आपका मसल्स करेक्ट आंसर होगा। द फैमिली इज नॉट जस्ट अ सिंपल सेट ऑफ इंडिविजुअल एंगेजिंग इन देयर एक्टिविटी, इट इज अ, एक फैमिली जो है सिंपल सेट ऑफ इंडिविजुअल का नहीं है जिसमें सब लोग अपनी अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, बल्कि ये क्या है, इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल फॉर्मेशन है जिसमें पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फैमिलीज रहती है। जैसे पिछले में हमने क्वेश्चन किया था कि न्यूक्लियर फैमिली, राइट, इसी तरह से अलग अलग टाइप की फैमिलीज हैं और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। जहाँ तक पर्सनैलिटी की डायमेंशन की बात करी जाए तो फिजिकल डायमेंशन होती है, मेंटल डायमेंशन होती है, सोशल डायमेंशन भी होती है। साइकोलॉजिकल टाइप की कोई भी डायमेंशन आपकी नहीं होती है पर्सनैलिटी में, तो आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 147, ये क्या कह रहा है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग लॉ। अच्छा, लर्निंग लॉज की बात करी जाए तो थॉर्नडाइक, आप सब में से जितने भी फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे जानते ही हैं। अब उसमें बात आती है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभी देखो हो क्या रहा है, प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो इसका मतलब क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है किसी काम को करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
Which of the following is not a theory of motivation? इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो मोटिवेशन की थ्योरी नहीं है? इंस्टिंक्ट थ्योरी होती है, ड्राइव थ्योरी भी होती है आपकी, इंसेंटिव थ्योरी भी है, राइट? जो मोटिव है आपका, मोटिव थ्योरी आपकी नहीं है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो सी आंसर विल बी द करेक्ट वन। आगे चलेंगे 149, द ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ। ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है? knowledge and experiences, nature and nurture, personality and behavior, aim and objective। अभी आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इनमें से कोई सा भी आंसर ऐसा नहीं है जिसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगर आपके बिल्कुल क्लियर हैं, दे डेफिनेटली एनहांस योर पर्सनैलिटी, राइट? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज आल्सो some entity to support human personality, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर भी इसमें पार्ट में आते हैं, लेकिन नेचर और नर्चर अगर आप देखेंगे तो ब्रॉड टर्म में इन सारी की सारी चीजों को क्या करता है, इनकलकेट कर लेता है अपने अंदर। सो विल गो विद द आंसर नेचर एंड नर्चर, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं थोड़ा अच्छी तरह से। मैच करना है हमें, दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट नंबर ए एंड लिस्ट नंबर बी, ठीक है? बी की लिस्ट के साथ हमें कंपेयर करना है कि कौन सी चीज किस तरह से है। तो जहां तक इंटेलिजेंस की बात करी जाए, इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से देखते हैं कि थॉट एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर, रेडीनेस टू परफॉर्म, एग्रीगेट मेंटल कैपेसिटी। जहां तक मेंटल कैपेसिटी की बात आती है तुरंत ही रेडीनेस उसके अंडर में आ जाता है, ठीक है? आगे देखेंगे देन व्हाट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? थॉट टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट द बिहेवियर, राइट? देन नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ओके लेट्स सी। एंजाइटी। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक तरह से हम मतलब डरते हैं किसी चीज को लेके, ठीक है? स्टेट ऑफ डिस्टर्ब माइंड, राइट? उसको हम लोग एंजाइटी बोलते हैं। देन अराउजल बचा। अराउजल क्या है आपका? रेडीनेस टू परफॉर्म, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका करेक्ट है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, द स्पोर्ट एथिक्स इज फोकस ऑन equality in sports, which is expression of human excellence, human potential, human behavior and human relation। अब ये बात की गई है किसकी? एथिक्स की। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट एथिक्स। एथिक्स क्या है? एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ संभव है आपका ह्यूमन एक्सीलेंस से। आपका पोटेंशियल आप में ज्यादा है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हैविंग दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल आप पूरे रूल्स का फॉलो करेंगे। आप मतलब रूल्स से खेलते हुए जीतने की कोशिश करेंगे। बिहेवियर का बहुत ज्यादा एथिक्स से लेना देना नहीं है। बिहेवियर ये है कि आप किस तरह से एक्ट करते हैं, और एथिक्स क्या है? ये अबाउट अ सेट ऑफ रूल्स है जो कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सोसाइटी सेट करती है। ह्यूमन रिलेशन, human relations are different, मतलब how much connected you are with various people, various kind of the society, they are the relation, but sport ethics is all about the relation of you to perform the rules, ठीक है? So human excellence will be the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 152 is also called an hairline fracture। इनमें से कौन सा है जिसको हम hairline fracture कहते हैं? इम्पैक्ट फ्रैक्चर नहीं, अलग है। पहले तो हेयरलाइन फ्रैक्चर को देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये आपकी एक बोन है, राइट? अभी देखो इस बोन में कुछ ऐसा हो जाता है यहाँ से, जैसे क्रैक टाइप का आता है इस तरह से, राइट? तो इसको बोलते हैं हम लोग हेयरलाइन फ्रैक्चर। इसी को इनफ्रैक्शन फ्रैक्चर भी हम लोग बोलते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो, जैसे बोन है आपकी इस तरह से सीधी, और ये ऐसा हुआ, ये बच्चों में ज्यादातर होता है, और ये किसी वजह से थोड़ी सी मुड़ गई इस तरह से, वो टूटी नहीं, बिकॉज जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं बच्चों में, और बच्चों की बोन्स जो है वो उतनी ज्यादा डेंस नहीं हुई होती है, ब्रिटलनेस कम होती है उस टाइम पे, तो बोन टूटने की बजाय मुड़ जाती है थोड़ी सी, ठीक है? इसी वजह से आपने देखा होगा कि बच्चों में अगर किसी के पैर थोड़े से भी डिफॉर्म्ड वगैरह होते हैं तो उन्हें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्विपमेंट्स में रख के उनको सीधा कर दिया जाता है वो थोड़े से ही दिन में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन एवरेज एडल्ट स्टोक वॉल्यूम की बात हो रही है।
तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा साधा सा। 70 ml जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम इन जनरल माना जाता है। 154 क्वेश्चन देखेंगे। द फ्यूल यूज्ड एज द बॉडी व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज एज द सीवियर इंटेंसिटी। ठीक है, अब सीवियर इंटेंसिटी की बात करी जा रही है तो बात समझिए आप। सीवियर इंटेंसिटी आप तभी कर सकते हो जब आप शॉर्ट टर्म एक्टिविटी कर रहे हो। शॉर्ट टर्म एक्टिविटी का मतलब एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब कौन सी एनर्जी आप यूज करोगे? सिंपल कार्बन। तो do made your concept. If you will make your concept much better, you will be able to understand the questions very easily. Minerals which keeps our brain, nails, hair healthy. इनमें से कौन से हैं? तो अगर जहां तक बोन्स की बात करी जाए तो बोन्स में आपका कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम आपका ज्यादा हेल्प करता है आपके एक्शन पोटेंशियल के लिए, एंड सल्फर विल बी द राइट आंसर फॉर दैट। अभी आप देखो कई एक बार ऐसा होता है जब बाल वगैरह लोगों के गिर रहे होते हैं, नेल्स की प्रॉब्लम होती है, तो नॉर्थ इंडिया में पीपल जो है वो सल्फर के पानी का यूज करते हैं बेसिकली, पीने के लिए नहीं, धोने के लिए बेसिकली। अगर सल्फर की ज्यादा क्वांटिटी है अगर आप पीने में यूज कर रहे हैं, दैट इज आल्सो हार्मफुल फॉर योर इम्यून सिस्टम। ठीक है, चलिए। फॉर कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट इंजुरीज वन शुड डिपेंड ऑन करेक्टिव एक्सरसाइज थेरेपी ओनली, फिजियोथेरेपी ओनली, बोथ एबव, नन ऑफ द अबव। अब इसको समझिए। स्पोर्ट इंजरीज अगर आपको हुई है तो करेक्टिव एक्सरसाइज थेरेपी ओनली। सिर्फ करेक्टिव एक्सरसाइज से काम नहीं बनेगा, सिर्फ फिजियोथेरेपी से भी काम नहीं बनेगा। फिजियोथेरेपी क्या करेगी? आपको फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन देने के बाद वो आपकी जो मसल्स हैं उनको ज्यादा करेक्ट बना देती है, मतलब अब उनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ ला देती है, राइट। लेकिन जो एक तरह से एक पर्टिकुलर एंगल पे जो मूवमेंट होना चाहिए, जिस एक्सिस में मूवमेंट होना चाहिए, जिस प्लेन में मूवमेंट होना चाहिए, तो उस परफेक्ट मूवमेंट को लाने के लिए हमें करेक्टिव एक्सरसाइज करनी पड़ती है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर कि वी हैव टू बी रिलाई ऑन द करेक्टिव एक्सरसाइज थेरेपी as well as the physiotherapy also for to get the better result in case of sport injuries. The question number 157, which of the following is not the source of protein? अब हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन बेसिकली मिल्क में होता है, एग्स में भी होता है, मीट में मिलता है आपको, ऑयल में आपको फैट मिलता है। तो ऑयल विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 158, the circuit training is an effective method for developing. सर्किट ट्रेनिंग को डेवलप करने के लिए, ये तो बिल्कुल ही क्लियर कट आंसर दिया है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्लोज आंसर दिए होते हैं तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होती है, नहीं तो अगर सिंपल साफ आंसर दिया हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम आपको वेस्ट करना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 159, टू टेक पेनल्टी स्ट्रोक इन हॉकी एनी स्किल कैन बी यूज्ड एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी स्किल है जिसको छोड़ के बाकी सारी स्किल्स को आप यूज कर सकते हैं व्हाइल यू आर टेकिंग पेनल्टी स्ट्रोक? पेनल्टी स्ट्रोक में आप हिट नहीं कर सकते, आप पुश कर सकते हैं, आप फ्लिक कर सकते हैं, आप स्कूप कर सकते हैं। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें पूछा है एक्सेप्ट, किसे छोड़कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मीजर ऑफ वेरिएबिलिटी? वेरिएबिलिटी का सबसे अच्छा मीजर जो है इनमें से कौन सा है, किससे हम कर सकते हैं? तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन से करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के तीन अगर एलिमेंट्स की बात करी जाए, बेसिक एलिमेंट्स, तो क्या है? मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, ये आपके किसके हैं? सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई एक बार इनसे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसके 3 बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं? तो आपके मीन, मीडियन और मोड। ये था आज के क्वेश्चंस के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। बचे हुए क्वेश्चन हम लोग 161 से 180 तक के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद लास्ट क्लास के बाद ये जो एक सीरीज हम लोग कर रहे थे 10 क्लासेस की सीरीज थी, जिसमें हम पूरा जो DSSB 2018 का मेल का पेपर हुआ था उसको हमने सॉल्व कर रहे हैं इसमें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।